टॉर्क ऑन ए करेंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग डेरिवेशन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है और हम लोगों को भी समझाने में थोड़ा सा मेहनत होता है इसमें कंफ्यूजन का मेन कारण क्या है, इसमें बहुत सारे डायरेक्शन पर कमांड करना पड़ता है। जैसे कि फोर्स का डायरेक्शन को देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि टॉर्क का बात हो रहा है तो टॉर्क निकलेगा कैसे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। और तो इस रेक्टेंगुलर लूप में हम लोग को 4 फोर्स देखने को मिलता है। स्टूडेंट 4 फोर्स को देख करके डर जाता है, इसमें कौन सा फोर्स किधर लगाना है। प्रॉब्लम दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन को कमांड करना रहता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर देता है स्टूडेंट को, एरिया वेक्टर, क्योंकि वो गॉसेस थ्योरम में पढ़े रहते हैं और अभी तक आते आते वो भूल जाते हैं कि एरिया वेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे कमांड करना होगा। जैसे टॉर्क हमको लाना है, टॉर्क ऑन ए करेंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि एक एक करके करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस्ड करते थे। करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते थे तो वहाँ पर एक फोर्स लगता था और उस फोर्स का नाम था F = IL क्रॉस B। ये फॉर्मूला था, ठीक है। इसी को अगर हम लोग वेक्टर को हटा करके देखेंगे तो ILB साइन थीटा होगा। अगर थीटा तुम्हारा 90 डिग्री है तो यहाँ पर फोर्स = BIL करके भी बच्चा लोग लिख सकता है। लेकिन थीटा किसके बीच में, यहाँ पर सबसे जो प्रॉब्लम आप लोगों का होता है ना, जैसे थीटा कभी भी बोला जाए, थीटा अल्फा, ऐसा एंगल को डिनोट किया जाए ना, तो किस 2 लाइन के बीच का है उसको समझना पड़ता है। और स्टूडेंट सिर्फ थीटा एंगल बोल करके सोचने लगता है। जैसे यहाँ पर थीटा बोले हैं तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है, तो यहाँ थीटा एंगल बिटवीन किसके बीच का बात हो रहा है, करेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ IL को साथ में लिखने का कारण क्या है, इसे करंट एलिमेंट बोलते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। या नॉर्मली तुमको देखना करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 है तो आप उसको लिख सकते हैं BIL, ठीक है, क्लियर है। इसका डायरेक्शन भी दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। जैसे नॉर्मल फिगर में हम लोग ये आपका लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोग इसको छोड़ करके वेक्टर वाले फार्मूला को यूज़ करो। देखो वेक्टर का फार्मूला क्या है डायरेक्शन के लिए, ये भी फार्मूला है, यहाँ पर भी है, फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारा करंट है, ठीक है, ये भी डायरेक्शन बतलाता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये भी डायरेक्शन बतलाता है, लेकिन हम बोलेंगे इस टॉपिक के लिए इसको यूज़ ना करें। इसके अलावा भी आपको है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का जब भी आपको अगर ये आता है A क्रॉस B, तो आप राइट हैंड थंब रूल से भी उसको निकाल सकते हैं। जैसे I का रोटेशन किधर, I को स्टार्ट कीजिए, I पर रखिएगा। जैसे I पर पहले कौन सा है, I है, I पर हैंड रखिएगा और रोटेट किधर कीजिएगा, B के तरफ जाइएगा। सपोज कर लो B इधर है और I तुम्हारा इस तरफ से जा रहा है, I इधर जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे रोटेट करोगे। अगर थंब ऊपर दिखलाता है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर होगा, ऊपर होगा। या उतना नहीं समझना है तो देखो इसका रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो ऊपर की ओर जाएगा। अगर क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा रोटेशन, अगर I गुना B, I से तुम चल रहे हो और B तक पहुंच रहे हो, सर्कुलर पाथ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर की ओर जाएगा। अगर सर्कुलर पाथ तुम्हारा क्लॉकवाइज है तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे होगा, यहाँ फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा, ठीक है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट को दिखा है, इसको यूज़ ना करें, इससे अच्छा है कि आप इसका यूज़ करें, ठीक है। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा बहुत आपको दिमाग में रहना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बना लो। जैसे ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, ठीक है, ये आपका साउथ हो गया। तो ये मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट हो गया।
ये बच्चा आपका क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है। क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, रेक्टेंगुलर लूप। कोई भी लूप ले सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल समझाने के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर लूप को ले लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है, ए बी सी डी। ये जो लेंथ है आपका यहाँ से यहाँ तक लूप का L मान लो, और इस ब्रेथ को B मान लो। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें हम लोगों को करंट फ्लो करवाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, करंट कैरिंग लूप है, तो करंट फ्लो करवाना है। चलो करंट दे देते हैं। चलिए आपका करंट भी फ्लो हो गया। ये क्या है, I है। ये आपका क्या है, I है। ये I है, ये I है। ठीक है, ये I है आपका। तो सबसे पहला स्टेप, इसका कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर एक करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए ना, तो उसमें फोर्स लगता है। तो यहाँ पर तो ऐसा 4 कंडक्टर हो गया, 1 2 3 4। तो कितने नंबर ऑफ फोर्स आएंगे यहाँ पर, 4 फोर्स आएंगे। एक एक करके डील करेंगे। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया गया है, तो इस पर फोर्स आएगा। यहाँ पर भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, तो एक फोर्स यहाँ आएगा, एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, तो टोटल 4 फोर्स आएंगे। देख के डरना नहीं है। अब बात रहा कि अब अगर 4 फोर्स आएंगे तो इसका डायरेक्शन किधर होगा। बहुत सिंपल है, इसका ना यूज़ करें आप। देखो यहाँ पर जो फार्मूला वेक्टर का यूज़ करें, आई से स्टार्ट करो, बी तक पहुँचो। तो चलो करके दिखला रहे हैं। यहाँ आई है और बी तुम्हारा क्या है, ये वाला लाइन बी है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे गए, कैसे घूम रहे हो, कैसे घूम रहे हो, देखो आई पर रखें, ठीक है। कैसे घूम रहे हो, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, नहीं घूम रहे हो। आई से स्टार्ट किए हैं, जा किधर रहे हैं, बी को टच कर रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स पहला यहाँ पर F1 आ गया। डायरेक्शन खोजना सीख लिए। चलो इधर से भी करो। अब देखो आई तो इधर है, आई किधर है, इधर है। अब घूम के कहाँ जाना है, आई तुम्हारा इधर है, बी तक जाना है, ये वाला बी का लाइन है, ये आपका बी। तो ऐसे जब घूमोगे तो किधर से घूमे, देख लो क्लॉकवाइज घूमे, तो यहाँ पर बच्चा फोर्स क्या होगा तुम्हारा, F2। क्लियर है। पहले डायरेक्शन को क्लियर कट करो। फिर देखो यहाँ आई है, यहाँ आई है, ये वाला लाइन बी का है, घूमो। चलो घूमते हैं, कैसे, ये कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर फोर्स आपका क्या बनेगा, F3, जो कि आउटवर्ड है। एक्चुअल में ये फोर्स ऐसे नहीं है, तुम लोग की तरफ है। यही कन्फ्यूज़न का जड़ होता है। देखो ये फोर्स ऐसे नहीं है, ये फोर्स आउटवर्ड इधर है, इधर तुम लोग की तरफ। ठीक है, लिख देते हैं आउटवर्ड फोर्स, आउटवर्ड, ये फोर्स आउटवर्ड है। अब एक बच रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, बी है। कैसे घूम रहे हो, कैसे घूम रहे हो, देखो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, देख लो क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसका फोर्स तुम्हारा किधर होगा, पीछे की ओर, इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड। इसका फोर्स बच्चा किधर होगा, इनवर्ड। मतलब ये फोर्स, ये वाला जो फोर्स है, ये ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर वाइट बोर्ड के पीछे की ओर है। ये फोर्स पीछे की ओर जा रहा है, पीछे की ओर, और ये वाला फोर्स आगे की ओर। ठीक है, चलिए इस फोर्स को सबसे पहले हैंडल करने के लिए इसको हम थोड़ा समझाना चाहेंगे इधर। जैसे ये रेक्टेंगुलर है आपका, रेक्टेंगुलर ये जो बनाया गया है, रेक्टेंगुलर कॉइल जैसा समझ लो इसको। तो पहला फोर्स जिस तरह का डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर इस तरह से लगा है, उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। ठीक, कैप को देखोगे। फिर सेकेंड फोर्स किस तरफ से आ रहा है, ये कॉइल पर नीचे की ओर आ रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है। फिर एक फोर्स ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड कहने का मतलब ये ऐसे लग रहा है, इधर है। और एक फोर्स तुम्हारा इनवर्ड है,
ये वाला फोर्स ऐसे इनवर्ड ऐसे लग रहा है, ऐसे इनवर्ड बोर्ड के तरफ। एक चीज़ कंफर्म रखो या नोट करके लिख लो, जैसे ये अभी प्लेट ऐसे है और टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क लग रहा है तो ये तो रोटेट करेगा, ऐसे ये क्या करेगा, रोटेट होगा, है कि नहीं, इसी को तो टॉर्क बोलते हैं ना, ये रोटेट होगा। तो रोटेट होने से मान लो सपोज कर लो अभी ऐसा है, फिर अभी ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा 90 डिग्री में हो गया। बाबू ऐसा भी होगा ना तो फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल सकता है, डायरेक्शन नहीं बदल सकता। हम क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखोगे तो ऐसा में तो अभी फोर्स नहीं होगा, फोर्स जीरो होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है ये भी समझ लो। जब हम ऐसा रखेंगे ना, इस तरह से प्लेट रखेंगे, एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेट रखेंगे, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि करंट कैसे मूव कर रहा है, देख लो इस तरह से, जैसे इस तरह से रखे हैं तो करंट तुम्हारा किधर मूव कर रहा है, इधर कर रहा है, आई, ठीक है, और बी तुम्हारा इधर है, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है, क्लियर है। और इधर से जैसे करंट घूमते हुए फिर नीचे की ओर करंट इधर आएगा, अभी भी बी के साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर करंट 180 डिग्री एंगल बना रहा है करंट और बी के बीच में, यहाँ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री बन रहा है। और इस फार्मूला को देखते हुए तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई एल बी 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ये फोर्स ही 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जब तुम्हारा रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखा हुआ है ना, तो यहाँ पर तो फोर्स ही नहीं बनेगा, 0 बनेगा। लेकिन थोड़ा सा भी एंगल लेगा तो थोड़ा सा फोर्स बनना स्टार्ट होगा, ऐसे एकदम 90 डिग्री पर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये चेंज होगा, यहाँ पर 0 है, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ, फोर्स बढ़ना स्टार्ट हुआ, ऐसा, ठीक है। ये फोर्स F1 और F2 के साथ होगा, लेकिन बाबू डायरेक्शन नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि ये अगर F1 हम तुमको दिखला रहे कि अपवर्ड लगेगा तो ऑलवेज अपवर्ड ही लगेगा, और F2 तुमको दिखला रहे हैं डाउनवर्ड लगेगा, वो डाउनवर्ड ही लगेगा, ठीक है। अभी एक दोनों नहीं है तो दोनों नहीं है, अगर थोड़ा सा एंगल को करोगे तो अपवर्ड, अगर फोर्स F1 आया है ऊपर की ओर और F2 तुम्हारा नीचे की ओर, ये इतना घूम गया, F1 अभी भी ऊपर की ओर, ये तुम्हारा नीचे की ओर, अभी इतना 90 डिग्री पर आ गया, बी के साथ आई का एंगल 90 डिग्री हो गया, एकदम इस तरह से है। तो अभी भी फोर्स F1 का ऊपर में और बी का नीचे में। कहना यह चाहते हैं कि इसका डायरेक्शन जो बना है F1 और F2, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो ऑलवेज अपोजिट ही रहेगा, एक दूसरे के अपोजिट ही रहेगा, अपोजिट रहेगा और इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहने का कारण क्या है, जैसे यहाँ पर तो एकदम अगर इस तरह से फ्लैट है तो यहाँ पर अगर फोर्स आपका 0 है, 0 क्यों बना बताए थे, तो नीचे वाला भी तो उसके साथ पैरेलल बन रहा है, वो भी 0 है। अगर इतना एंगल ऊपर के साथ यहाँ का एंगल अगर 60 डिग्री हुआ तो यहाँ का नीचे का भी एंगल 60 डिग्री होगा, तो जो फोर्स F1 होगा वही फोर्स F2 होगा, इसलिए ये इक्वल एंड अपोजिट केस आ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट। इस वजह से यहाँ पर ये दोनों फोर्स आपस में ही कट जाएगा, ठीक है। तो 4 फोर्स में 2 फोर्स तो खत्म हो गया। तो F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में बाबू इक्वल होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन में अपोजिट होगा, हेंस कैंसल आउट, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स आपका कट गया। अब मेनली 2 फोर्स बचा है, अब तुम्हारा 2 फोर्स बचा है और इस 2 फोर्स से ही तुमको टॉर्क बनाना है, ठीक। तो F1 और F2 के बारे में तो सोचो ही मत, वो कैंसिल हो गया। अब बचा 2 फोर्स। 2 फोर्स इधर कैसा होगा, एक फोर्स तुम्हारा इधर की ओर लग रहा है और एक फोर्स तुम्हारे तरफ लग रहा है, एक फोर्स बोर्ड के पीछे लग रहा है। तो अगर इस तरह का फोर्स लगेगा ना बाबू, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर टॉर्क को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा फोर्स है, F3 और यहाँ पर F4, ठीक।
तो अब आप लोगों का सिर्फ दो फोर्स बच गया है, F3 और F4, जो कि टॉर्क को बनाएगा, ठीक। लेकिन इसका डायरेक्शन अभी भी कंफ्यूजन में मत रखना कि जैसे ये घूमेगा, यहाँ पर तो ये मैक्सिमम हो गया, ऐसे ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पर हर समय इस फोर्स के बारे में समझा रहे हैं, ये सब बुक इस फोर्स के बारे में आपको समझा रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर जैसे इस तरह रहा तो F1 और F2 तो था ही नहीं, ये वाला फोर्स तुम्हारा जो F3 और F4 फोर्स है, जो एक आउटवर्ड एक इनवर्ड लग रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे ये घूमेगा भी ना तो ऑलवेज मैक्सिमम ही रहेगा, ठीक है ना। ये कम और ज़्यादा नहीं होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना I1 और ये I1, ये हमेशा B के साथ 90 डिग्री बना रहा है, B के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है। इसको समझने का कोशिश तुमको समझाते हैं। जैसे ये वाला तुम्हारा क्या है एंगल, ये एंगल क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड है, देख रहे हो ना, ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ये इसको रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं समझ करके एक लाइन समझो, और ये लाइन समझो जिसका लेंथ L दिया हुआ है, ये लेंथ अभी ऐसे है, दम फ्लैट रख रहे हैं, मतलब इसका पोजीशन कैसा है, ऐसा है, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम ऐसा करके दिखाएंगे, तो क्या एंगल चेंज होता है, इसको देखना। जैसे ये B है, अब भी तो लाइन एकदम फ्लैट है, ठीक है, ये वाला लाइन हम ले रहे हैं, ये वाला लाइन ब्लू लाइन, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये एंगल तुमको साफ 90 डिग्री लग रहा है। उसके बाद ये रोटेट कर गया, इधर आ गया, ठीक है, उसके बाद और उधर चला गया, उसके बाद और ये इधर चला गया, ठीक है ना। ये तो रोटेट हो रहा है ना, चारों तरफ ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल रोटेट होने से एंगल बदल रहा है क्या, थोड़ा सा देखो तो। जैसे सपोज कर लो ये इधर गया, अभी भी तो वेक्टर, अगर थोड़ा सा भी वेक्टर का नॉलेज है तो वेक्टर में एक प्रॉपर्टी है पैरेलल शिफ्टिंग का, तो इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो अगेन 90, अगर ये इधर गया अगेन शिफ्टिंग करते तो अगेन 90, ठीक है। अगर ये इधर भी आ गया तो पैरेलल शिफ्टिंग करके अगेन 90। तो इसके साथ बच्चा यहाँ पर जो इनवर्ड फोर्स आ रहा है ना, यहाँ आउटवर्ड फोर्स आ रहा है, ये रोटेशन भी लेगा ना, तो इसका एंगल कितना होगा, B और I के, ये वाला कंडक्टर का 90 होगा, 90 होगा। इसलिए अगर इसका फोर्स भी निकालना चाहोगे ना तो फॉर्मूला क्या होगा, ILB साइन 90 लिखोगे। सर ये घूमेगा तो भी नहीं चेंज होगा, एकदम नहीं चेंज होगा। हम इसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, इस साइड का बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा 90 होगा, और 90 तुम्हारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ का फोर्स कितना निकला, BIL निकला, ये F3 निकल गया। ठीक इसी तरह से F4 इसके साथ भी यही होगा, F4 फोर्स के साथ BIL साइन 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी आपका BIL आया साइन 90। यहाँ L लिखे, L क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ का लेंथ हमने क्या माना है, L माना है, यहाँ का लेंथ हमने क्या माना है, L माना है, तो BIL। तो इतना दूर बताने के बाद अब हम लोगों को फोर्स तो पता चल गया, 4 फोर्स में 2 फोर्स बचा है, और हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। टॉर्क बनाने हैं, तो टॉर्क बनाने के लिए जो चीज़ ज़रूरत है, अब हम उन लोग स्टार्ट करते हैं टॉर्क का डेरिवेशन। टॉर्क का डेरिवेशन, टॉर्क का जो 11th क्लास में पढ़े हैं, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स खोज चुके हैं, या तो आप F4 लीजिए या तो F3 लीजिए, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, और कितना है, BIL है। तो फोर्स के जगह पर हम क्या बैठा देंगे, BIL हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को खोजना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेकेंड पार्ट, अगर इस पार्ट को समझ गए ना तो पूरा खेल समझ जाइएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, जैसे ये लेते हैं, अब ये लाइन यहाँ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये इस तरह से रखा हुआ है, ये ब्लू मार्कर फोर्स का है, ठीक है, एक इधर भी है, एक ही से समझो। तो ये वाला लाइन वर्टिकल Y, ये जो लाइन दिख रहा है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है या ये इसके साथ परपेंडिकुलर बनाएगा, ब्रेथ बनाएगा या लेंथ बनाएगा, आपका होगा ब्रेथ बनाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, ये वाला नहीं है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ब्रेथ जो है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
ठीक है, ये वाला लाइन इसके फोर्स के साथ 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर है? तो अब इसको हमको आपको समझाने के लिए ये वाला लाइन अलग से बना करके दिखा रहे हैं। ये तुम्हारा कितना है, B है, यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ। एक फोर्स पीछे की ओर लग रहा था, फोर्स तुम्हारा किधर लग रहा था, पीछे की ओर। ये तुम्हारा F4 है जो कि हम लोग BIL निकाले हुए हैं पीछे की ओर। अभी मैग्नेटिक को थोड़ा सा मत लो, क्रॉस मारनी है, समझ जाना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक नहीं बता रहे, इनवर्ड बता, चलो लिख ही देते हैं, इनवर्ड है, याद रखना। और यहाँ पर एक फोर्स है तुम्हारा F3 जो कि आउटवर्ड है, बोर्ड के तरफ है, वो भी फोर्स उतना ही है, BIL है। क्लियर है? क्या ये एंगल 90 डिग्री है? एकदम नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमको क्या करना होगा, देखो बनाना है यहाँ पर, ये देख लो, ये लाइन साफ लग रहा है, देखो ये फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये इसके साथ कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स के साथ कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर। तो एक्चुअल में तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ना कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये वाला वैल्यू खोजे कैसे, एकदम आसान है। इसमें अब आएगा, एंट्री होगा एरिया वेक्टर का। ठीक है, एरिया वेक्टर, क्या बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर। बहुत इजी है एरिया वेक्टर, क्लास मतलब एरिया वेक्टर को हम लोग गॉसेस थ्योरम में पढ़े थे। बस वो प्लेन होता है ना, उसके परपेंडिकुलर होता है, उसका डायरेक्शन किधर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन अभी ऐसे है तो परपेंडिकुलर ऐसे है, प्लेन ऐसे घुमा तो परपेंडिकुलर ऐसे घुमा, प्लेन ऐसे घूम जाएगा तो परपेंडिकुलर ऐसे घूम जाएगा, मतलब प्लेन के 90 डिग्री बनता है। बस हो गया एरिया। तो बाबू प्लेन तो इस तरह से है, अभी जिस तरह का हम फिगर बनाए हुए हैं वो ऐसे भी नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड है, तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो इसी फिगर में, अगर इसी फिगर में ऐसा होगा, इसको ऊपर में ला करके दिखाएंगे, ये पैरेलल वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं ना डायरेक्शन को, तो इधर कैसा आएगा, वही हम यहाँ पर आपको ये प्लेन का यहाँ पर ये हमको आपको बता रहे हैं एरिया वेक्टर। ये क्या बता रहे हैं आपको, एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर है 90 डिग्री, ये प्लेन के साथ 90 डिग्री। अब देख बच्चा, यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइंस भी पास हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस भी पास हो रहा है, ये तेरा B है, ये तुम्हारा B है। इन दोनों के बीच एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड B, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। तो बच्चा ये भी एंगल थीटा ही होगा, ये भी एंगल थीटा ही होगा। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। चलो कुछ देर के लिए हम इसको x मान लेते हैं, इसको हम 90 मान लेते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल कितना है, टोटल 90 है, तो इतना बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ये वाला एंगल कितना आया, 90 माइनस थीटा, ये वाला x है और ये वाला 90। आपको साफ दिख रहा है एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, नाम भी लिख देते हैं PQR, ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल का टोटल एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 90 माइनस थीटा प्लस x और एक 90, और तीनों को समेशन करने से 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर माइनस थीटा प्लस x 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये बच्चा कट गया और x का वैल्यू थीटा आया। तो x हमने जिसे माना है वो एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है। इसको समझाने के लिए इतना डिटेल में कर दिए, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना दिखाना जरूरी नहीं है। अगेन इस फिगर को हम बना रहे हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, अगेन बना रहे हैं। अब ये सब करके नहीं दिखाएंगे, मिटा रहे। तो ये आपका B, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एरिया वेक्टर A, ये आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और ये इन दोनों का बीच का एंगल थीटा। क्लियर है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमने एंगल लिया। ठीक, ये साइड का नाम D और ये साइड का नाम C। अगर इसको रिजॉल्व करोगे, अगर यहाँ आप तो सीख गए ना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। कैसे थीटा है आपको समझ में आ गया। अब इसको रिजॉल्व करो, B को रिजॉल्व करो बच्चा लोग, B को रिजॉल्व करो।
कैसे रिजॉल्व करोगे, देखो यहाँ और यहाँ के बीच में रिजॉल्व करो, 90 आ गया ना, इसके बीच में b है, तो इधर थीटा है तो क्या लिखोगे b cos थीटा, इधर क्या लिखोगे b sin थीटा। अब तुम खुद डिसाइड करो। और इधर फोर्स किधर लग रहा था आपका, एक फोर्स इधर लग रहा था F4 और एक फोर्स इधर लग रहा था F3। अब खुद डिसाइड करो किसके साथ ये परपेंडिकुलर बना रहा है। तुम थोड़ा सा पीछे ले जाओ इस लाइन को, देखो इस डिस्टेंस के साथ ये परपेंडिकुलर बना रहा है। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने खोज लिया, वो क्या है b sin थीटा है। बस खत्म डेरिवेशन। तो टॉर्क इक्वल टू BIL b sin थीटा। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा, एरिया होगा, क्या होगा एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो टॉर्क इक्वल टू BIA sin थीटा, BIA sin थीटा। अगर n से मान लो ये तो एक तार को लिए ना, एक कॉपर का तार को लिए, एक राउंड मारे, ऐसा 1000 टर्न मार दे, ऐसे 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 करके 1000 टर्न मार दे, या टोटल नंबर ऑफ टर्न बोले तो यहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो NBIA sin थीटा, ये आ गया डेरिवेशन। एक यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म आएगा जिसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। उसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। उसका फार्मूला होता है NIA। उसका क्या फार्मूला होता है NIA। तो उसको हटा करके भी लिख सकते हो, NIA को हटा करके भी लिख सकते हो, तो M क्रॉस या MB sin थीटा, MB sin थीटा। इसी का वेक्टर फॉर्म करोगे तो M क्रॉस B, ये आ गया आपका डेरिवेशन। ठीक है, अगर इसमें अगर कोई आपको ये भी बोल दे कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क कोई पूछ दे तो क्या करना है, ठीक है, फिगर के साथ आप कर दीजिएगा। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, टॉर्क का फॉर्मूला आपको क्या मिला है NBIA sin थीटा। तो आप आराम से बोल दीजिएगा। लड़का लोग यहाँ रट जाता है, बॉयज़ लोग या स्टूडेंट यहाँ रट जाता है कि थीटा इक्वल टू नहीं, फिर अगेन बोलेंगे ये थीटा किसके बीच का एंगल आपको देखना है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का बात कर रहे हैं। मतलब A एंड B के बीच का एंगल आपको देखना है। अगर वो 90 डिग्री है तो आपका टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, NBIA मैक्सिमम टॉर्क होगा। अगर कोई इसका ड्राइंग बोले कि ड्राइंग करके दिखाओ, इसका ड्राइंग कैसा होगा, मान लो ये मैग्नेट है, तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एकदम फ्लैट सीधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, एकदम बाहर, ये एरिया वेक्टर हो गया। और B का डायरेक्शन किधर है, B का डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है। अब देखो यही चीज़ है ना, क्या आपको दिक्कत लग रहा है कि ये देखने से तो 30 डिग्री लग रहा है, लेकिन ये 30 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री है। देखो एक्चुअल में B ये है, B ये है, और ये जो एरिया फैक्टर का डायरेक्शन बना है बाहर के तरफ है, बाहर के तरफ है, तो बाहर के तरफ है तो ये ऐसा ना होगा, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा 90। ये चीज़ बोर्ड पर दिखाना मुश्किल हो जाता है, 3D फिगर है। तो ये जो A बना रहे हैं वो बाहर की ओर है, तो ऐसा अगर रहेगा तो यहाँ मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा, करंट देना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर मिलने वाला है आपको, ठीक है। मिनिमम टॉर्क कब मिलेगा, तो
आंसर तो बहुत इजी से बोल दोगे कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कर देंगे मिनिमम टॉर्क, लेकिन थीटा का नॉलेज होगा तब ना। ये देखने में जो लग रहा है वो 90 डिग्री दिखला देना। चलिए मिनिमम टॉर्क को देखते हैं। कंडीशन फॉर मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क कैसे होगा? एक वर्ड में तो तुम बोल दोगे थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो, जहां पर साइन हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए, तो टॉर्क ही नहीं होगा, टॉर्क ही मिनिमम हो जाएगा। NBA साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो एक वर्ड है। अगर हम इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट से बोलेंगे कि फिगर बना कर दिखाओ, तो क्या करोगे? तो यहाँ पर दिखाना इस तरह से, ऐसे, ये तुम्हारा नॉर्थ हो गया, ये तुम्हारा साउथ हो गया, ये एकदम अब इस तरह से प्लेट को बनाना है। एक्चुअल में यहाँ पर जो फिगर बना रहे हैं ना, ऐसे ये वाला उससे पहले वाला केस ऐसे रखा हुआ था, अब ये वाला केस एकदम ऐसा है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसा जब केस हो जाएगा, तो अभी हम तुमको बोले थे फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदलता, फोर्स का डायरेक्शन, तो इसको तो फोर्स ऊपर में ऐसे लगेगा, नीचे वाला फोर्स ऐसे लगेगा, और इधर तुम लोग की तरफ फोर्स था, और तो ये देखो पहले दो दो करके दिखा देते हैं, ऊपर लगा रहे नीचे लगा रहे, ये फोर्स मूव कर रहा है नहीं मूव कर रहा है। फिर एक फोर्स तुम लोग की तरफ था, ठीक है, इधर से खींचेंगे, और एक बोर्ड की तरफ था, ऐसे भी खींच रहे हैं। यहाँ टॉर्क आपका बन ही नहीं रहा है, ठीक है, टॉर्क आपका नहीं बन रहा है। तो वही फिगर में हम ड्राइंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर आपका इस बार किधर है? एरिया वेक्टर ये है, बी का डायरेक्शन किधर है? ये है। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। करेंट दे देना, ठीक है, करेंट दे देना। तो यहाँ पर टॉर्क क्या होगा तुम्हारा? 0 हो जाएगा, ठीक, टॉर्क आपका 0 होगा। और क्या पूछ सकता है? हाँ, और एक चीज़ पूछ सकता है कि इसका नेट फोर्स, इसमें नेट फोर्स पूछ दे कि नेट फोर्स करंट कैरिंग लूप हो या कॉइल हो, उसका अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं उस पर नेट फोर्स कितना लगता है। हर समय 0 लिखना, नेट फोर्स हमेशा क्या होता है? 0 होता है। टॉर्क 0 नहीं होता। अभी जो केस दिए हैं वहाँ पर टॉर्क भी 0 है, इस केस में टॉर्क भी 0 है। इस केस में जो अभी बनाए हैं यहाँ पर नेट फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी तुम्हारा 0 है। लेकिन इससे पहले वाला जो जहाँ पर थीटा 90 डिग्री लिए थे, वहाँ टॉर्क भी तुम्हारा मैक्सिमम था, जो कि NBA था, मैक्सिमम टॉर्क था। लेकिन वहाँ नेट फोर्स कोई टीचर है या एग्जाम में पूछ दे तो बोलना 0, नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। ये किसका है? अभी जो क्या ना यहाँ नॉर्थ और साउथ, ये इस तरह का प्लेट का है, ठीक है, ये प्लेट का है। इसमें आपका नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता है। यहाँ पर नेट फोर्स, इस केस में नेट फोर्स भी 0 होता है और टॉर्क भी आपका 0 होता है। याद रखिएगा, ये छोटा छोटा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी तरह का दिक्कत होगा कमेंट में आप